नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रशांत पांडे। और प्रशांत, दिवाली हफ्ते का आगाज हो चुका है। बिल्कुल, और कहेंगे दिवाली हफ्ते का आगाज कम से कम बाजार ने देर आए दुरुस्त आए। हाँ। कम से कम दिवाली वीक में तो धमाका किया है और पूरी तरह से कहते हैं ना कि एक मेटल प्रूफ करना, वो फिलहाल बाजार सभी जगह धूम है, ये वाले बाजार में भी और वो वाले बाजारों में भी जहां पर खचाखच भीड़ है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। प्रशांत की हालत थोड़ी सी नाजायज है, इसीलिए क्योंकि घर की सफाई हो रही थी। बड़ी सफाई, शॉपिंग, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये आखिरी मिनट तक चलता रहता है ना। लेकिन चलिए, दिवाली के इस पूरे हफ्ते में हम आपके लिए शुभ खरीदारी के मौके तो खूब लेकर आ रहे हैं, लेकिन योर स्टॉक जो कि इस घंटे का शो है, अभी का शो है, आप फायदा उठाना चाहते हैं तो झटपट तरीका नोट डाउन कर दीजिए कि इस शो में आप कैसे भाग ले सकते हैं, यानी आप कैसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। योर स्टॉक में सवाल पूछने का तरीका बहुत खास है। एक नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये नंबर पर अपने सवालों को आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप लाइव हमें देख रहे हैं, खासतौर से फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब पर, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और सवाल अगर किसी स्टॉक से जुड़ा हुआ है तो फिर किस भाव पे आपने स्टॉक खरीदा है, कितना रुकना चाहते हैं, और इस तरह की आप बुनियादी डिटेल्स हमें दे देंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आसान होगा आपको सही और सटीक सलाह देना। और आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एंजल वन के राजेश भोसले। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों को ही दिवाली हफ्ते के आगाज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, बाजार ने भी इसको सलामी दी है और दिवाली हमेशा ऐसा माहौल होता है शुभ खरीदारी का, और मेरे ख्याल से बाजार ने इसको बिल्कुल तस्लीम किया है। 24,394 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 200 अंकों के पार की तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 800 अंकों के करीब, और यहां पर 80,213 के लेवल्स, 1% की तेजी के साथ सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी आप देखिए कमोवेश यहां पर ऑलमोस्ट 700 अंकों की तेजी के साथ 51,464, 1% के पार की तेजी दिखाई दे रही है। डिक्लाइंस आज के बाजार में 1047 है, 1465 एडवांसेस है। तो बाजार यहां पर मजबूती से आज खुला है और उसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए अभी तक के घंटे में हम देख रहे हैं कि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अब देखना होगा कि कारोबार के मध्य में या अंतिम तक अगर कोई कारोबार कोई चाल बदलती है बाजार की तो किस ओर बदलती है। लेकिन फिलहाल क्या कहेंगे राजेश, बाजार की शुरुआत मजबूत और कहीं ना कहीं दिवाली का जोश बाजार में दिखाई दे रहा है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार प्रशांत जी। यस, काफी अंडर प्रेशर था मार्केट और एक सपोर्ट लेवल्स पे आ गए थे। अगस्त का जो स्विंग लोज है वहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और काफी ओवरसोल्ड था, तो एक काफी अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है दिवाली वीक में। जो फ्राइडे का जो हाई है वो है 24,440 का, तो जिस तरीके का मोमेंटम है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबली आज का जो क्लोजिंग होगा वो उसके ऊपर ही होगा। जो नेक्स्ट की रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,600 का, जो 89 EM है। तो व्यू पॉजिटिव रखिए आज के लिए और एक दो दिनों के लिए। कोई भी डिप आता है वापस 24,300 के आसपास, 24,350 के आसपास, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्पेशली अगर बैंकिंग स्पेस देखे तो बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो स्पेशली बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव रखिए। कोई भी डिप आता है तो बैंकिंग स्पेस में बाय रखिए। ठीक है, तो बैंकिंग स्पेस में कोई भी डिप आए तो आपको खरीदारी की सलाह इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर जरा जान लेते हैं। NMDC और KIOCL को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार इन दोनों कंपनियों के मर्जर पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, NMDC और KIOCL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात की पॉसिबिलिटी तलाश रही है कि क्या KIOCL का मर्जर NMDC के साथ किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि KIOCL इस वक्त माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ये संभावना तलाश रही है कि क्या इसका मर्जर NMDC के साथ कर दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पर काम करने की शुरुआत कर दी है। तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या KIOCL का मर्जर NMDC के साथ करना एक वायबल डिसीजन होगा। इस इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल है
वो तैयार किया जाएगा और उसको वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। दरअसल एक तो KIOCL को माइनिंग ऑपरेशन की शुरुआत करने में दिक्कतें आ रही हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है वो ये है कि इस वक्त KIOCL के पास जो पेलेटाइजेशन प्लांट है उसके ऑपरेशन के लिए कोई भी कैप्टिव आयरन ओर माइन नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी को जो उसके पेलेट प्लांट हैं वो NMDC को लीज पर देना पड़ा है। अब स्टील मंत्रालय के से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर NMDC इस प्लांट को टेक ओवर कर लेती है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। एक तरफ जहां उसको वो इस प्लांट में अपने ही आयरन ओर का इस्तेमाल करेगी और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इस प्लांट की अगर बात करें वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन डिसीजन होगा। लेकिन तमाम तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। इस वक्त कंपनियों की भी राय मांगी जा रही है और उसके बाद एक डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर फाइनल कॉल वित्त मंत्रालय को करना है। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और आप देखिए चाहे KIOCL लिमिटेड हो या फिर NMDC, इन दोनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही। तो फटाफट से इस खबर का भी इम्पैक्ट, बाज़ार से भी बेहतर संकेत, इन सारी चीज़ों को देखकर हम अगर NMDC और KIOCL को देखें तो आखिर क्या नज़रिया बन रहा है ये ज़रा हम जानने की अपने एक्सपर्ट से कोशिश करते हैं। बताएं तेजस, क्या आपका नजरिया बन रहा है NMDC और KIOCL पे? NMDC की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है आज के सत्र में, बट ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 230 से लेके 234 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव बना रह सकता है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी थी। तो ये जो करंट रैली है थोड़ा रिलीफ रैली जैसा लग रहा है। 234 का एक इम्पोर्टेंट स्तर है, अगर वो पास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक जो है वो 247 से लेके 250 तक भी जा सकता है। निकल कर आ रही है, लेकिन फिलहाल नतीजों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी दूसरी तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं वो अच्छे रहे हैं। बैंक की NII की बात करें 7% और मुनाफा 23% भी बढ़ा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के MD और CEO देबदत्त चंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर अगर हम निम्स की ओर देखें तो हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा 8 BPS क्वार्टर क्वार्टर डिप देखा गया है, लेकिन ये किस तरह से पार्शियली इम्पैक्ट हुआ है पीनल चार्जेस की वजह से, क्या आप इसको समझा सकते हैं और किस तरह से आप इस इम्पैक्ट को क्वांटिफाई भी होता हुआ देखेंगे? नहीं, आपने सही बताया। द पिनल चार्जेस का इम्पैक्ट नीम में है और ये इसी क्वार्टर का बात करें तो जो नीम है 3.10 है और उसमें जो पेनल इंटरेस्ट एंड चार्जेस का जो अकाउंटिंग ट्रांसफर है उसमें उसका इम्पैक्ट 5 BPS है। सो जो इस क्वार्टर का जो ग्लोबल नीम हमने अनाउंस किया है दैट इज 3.10 एंड इफ यू लुक एट लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का पूरा साल का जो नीम था 3.18 था और Q2 ऑफ लास्ट ईयर में 3.07 था। जब Q2 ऑफ लास्ट ईयर 3.07 था एंड पूरा साल में हमने 3.18 अचीव कर पाए थे। तो मैं सोचता हूं कि अभी भी जो नीम इंस्पाइट ऑफ जो पेनल चार्जेस का इम्पैक्ट है 3.10 है एंड पूरा साल में हम जो गाइडेंस जो मेंटेन किए हैं 3.15 प्लस माइनस 5 BPS वो आगे में उसको अचीव करने के लिए हम सोचते हैं कि वो पॉसिबल होगा हमारे लिए। और जो बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो कैलिब्रेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि हमने गाइडेंसेस में थोड़ा कम किया बोथ एडवांस एंड डिपॉजिट पर्टिकुलरली, इसको माइंड में रखकर कि हमने होलसेल में डिपेंडेंसी बढ़ाना नहीं चाहते जो कि कॉस्ट उसमें ज़्यादा है। ये पहले भी हमने मार्केट को बताया है और अभी भी वो रिट्रेट करना चाहते हैं कि होलसेल में डिपेंडेंसी ज़्यादा ना बने। सो सपोज मैं होलसेल में ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखता हूँ और सम पॉजिटिव आउटलुक ऑन द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट Q3 और Q4 में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 3.15 प्लस माइनस 5 BPS में जो गाइडेंस है उसको अचीव करने के लिए हम लोग उसको उसी का ऊपर अचीव कर पाएंगे।
बिल्कुल। एक चीज़ और सर हम जानना चाहते हैं कि एसेट क्वालिटी जो है वो नतीजों में काफ़ी मजबूत नज़र आई है और ये इस क्वार्टर में भी साफ तौर पर मजबूती को दिखाता है। यही नहीं, हमने जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें भी रिकवरी देखी है, लेकिन एक चीज़ और है कि जो राइट ऑफ है वो इस क्वार्टर हाई भी नज़र आ रहा है। अब थोड़ा इस पर नज़रिया दे सकते हैं कि आखिर क्या ट्रेंड्स हैं और क्या आप इस लिहाज से जो है वो और ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद आने वाले वक्त में कर रहे हैं? आपने सही बताया, जो रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ में इस क्वार्टर में हमने सब्सटेंशियल रिकवरी किया है और ये 2-3 अकाउंट का रिजोल्यूशन से पॉसिबल हुआ है। बट उसी आइटम का बात करें जो इस क्वार्टर में हमने 2500 करोड़ दिखाया, 2526 करोड़ 2526 करोड़ का हमने जो डेटा दिया है, उसका जो नॉर्मलाइज रन रेट होता है अदरवाइज अराउंड 750 टू 800 करोड़ होता है। इस क्वार्टर में थोड़ा बिकॉज ऑफ रिकवरी रिटर्न ऑफ अकाउंट्स के लिए ये कंपोनेंट ज़्यादा है। बट हमारा किटी जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स का किटी बड़ा है और कोशिश रहता है कि उसमें बहुत सारे केसेस एडवांस स्टेज ऑफ इधर ये रिजोल्यूशन प्रोसेस आईबीसी प्रोसेस का तहत रहता है। तो एक साल का बात करें तो हमको 2-3 ऐसा रिजोल्यूशन नॉर्मली पॉसिबल होता है जो कि कोई भी क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो आगे भी हमारा यही कोशिश जारी रहेगा कि हमारा जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में रिकवरी हो और बट अदरवाइज आल्सो एक्सक्लूडिंग ऑल दिस इम्पैक्ट द नॉर्मलाइज्ड जो रिकवरी पर क्वार्टर होता है रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में अराउंड 750 टू 800 करोड़ होता है। सो हमारा इस बार इवन इफ केस लाइक उसका और एक इम्पैक्ट है जो कॉस्ट टू इनकम सिग्निफिकेंटली भी रिडक्शन है। सो हम कोशिश करेंगे कॉस्ट टू इनकम भी लोअर करें और जो रिकवरी और रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि एवरी क्वार्टर में उससे लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा हो, वो प्रयास भी जारी रखेंगे उसमें। यहाँ पर लगभग 230 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजन भी क्रिएट किया गया है। क्या आप इसके पीछे की वजह समझा पाएंगे और जिस तरह का प्रोविजन ये किया गया है, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेस बुक्स पे दिखाई दे रहा है? क्या इसको एक वजह के तौर पे माना जा सकता है? आपने सही बताया, ये मोर ऑफ ए प्रूडेंट एंड प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग है। अदरवाइज बिकॉज एनपीए में बढ़ोतरी नहीं है तो उससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये मोर ऑफ ए प्रूडेंशियल मेजर है। हम प्रूडेंशियल मेजर में हमने प्रोविजन थोड़ा जो स्टैंडर्ड एसेट में बढ़ाया है, फ्लोटिंग प्रोविजन किया है और एनपीए में भी थोड़ा प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग लिया है। इसका कारण यही है कि बिकॉज मार्केट भी पूछते रहते हैं कि अपने ईसीएल के लिए आपका जो ईसीएल फ्रेमवर्क है उसके लिए आपका क्या तैयारी है। तो हमने बुक में थोड़ा बफरिंग कर रहे हैं जिसमें कि सपोज ईसीएल फ्रेमवर्क इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आता है तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। और इन द सेम टाइम हमारा प्रॉफिट अच्छा है तो इट्स ऑल प्रूडेंट टू हैव बिट ऑफ प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग एंड उसमें कोई स्पेसिफिक एसेट्स क्लास नहीं है। एसेट क्वालिटी अच्छा है, अपने कलेक्शन एफिशिएंसी देखे होंगे, हमने जो भी दिया है वो भी बहुत अच्छा है। एसेट में कोई स्ट्रेस के लिए नहीं किया है। इट इज मोर ऑफ ए प्रूडेंट बेसिस एंड प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग किया गया है, नॉट ओनली ऑन द स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए में भी थोड़ा हमने उसका भी प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और पूरे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके साथ ही कारोबार के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये तो था बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट और अच्छे नतीजे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के तमाम फ्रंट पे और मैनेजमेंट को भी हमने सुना। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज देखिए आप बैंकिंग की बात भी कर रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। आमतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक का ये निवेशकों के भी रडार पे रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने निचले स्तरों पर ख़रीदारी भी की हुई है, बहुत सारे लोग ख़रीदारी के मौके देख रहे होंगे। तो हमें ज़रा बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है।
अगर आप कंपेयर करें दूसरे पीएसयू बैंक्स को, तो वो रीसेंट फॉल में कंटिन्यूस नए लोज बना रहे थे, बट बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 230 के आसपास काफी अच्छा बेस बना रहा था, एंड इसका जो हायर रेंज है 245 के आसपास, तो वो रेंज ब्रेकआउट किया है। तो काफी अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक्सपेक्ट करो ये जो स्टॉक है आगे भी जाके कंटिन्यू आउट परफॉर्म करेगा। एक बेरिश गैप रह गया है 265 268 रेंज में, तो वो गैप एरिया जो है वो नियर टर्म में रिटेस्ट कर सकता है। तो कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 265 टू 268। तो कोई भी डिप आता है तो वहां पर खरीदारी की सलाह आपको 265 और ऊपर के लक्ष्यों के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हो चुका है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। फिर वर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, स्वागत है आपका। बताइए आज आपकी पिक क्या होगी? हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो है टाटा केमिकल्स के अंदर। ओवरऑल इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिला है, बट टाटा केमिकल्स के अंदर जो रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके साथ यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो इसको आप एट द मनी कॉल ऑप्शन 1100 की जो है उसको खरीद के चल सकते हैं। 15 रुपए के भाव पे इसको खरीदे। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि वो 1130 तक का एक अपसाइड दिखाएगा, तो टारगेट इसका 27 का रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 9 का लगा के चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, तो अधिकतम मुनाफा 6,600 और नुकसान 3,300 तक का हो सकता है। राइट, टाटा केमिकल्स यहाँ पर आप कॉल खरीदने की सलाह दे रही हैं 15 रुपये पे, और लक्ष्य 27, स्टॉप लॉस 9 रुपये का। ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक डिस्क्लोजर्स भी यहाँ पर दे देंगे दर्शकों को, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है, लिहाजा जो है काफ़ी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। और हमारे साथ अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। सुनील शर्मा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी नमस्कार। दिवाली के हफ्ते की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? जी मैम, सेम टू यू। पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। तो मैम मैंने IRFC का 451 शेयर परचेज किया था, और अभी काफी लॉस में वो गया हुआ है। तो अभी नजरिया उसका लगभग 6 महीना से लगभग 12 महीना तक का है मेरा, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे? चलिए, 6 महीने से 1 साल तक का समय आप दे रहे हैं इसको। राजेश, क्या कहिएगा? घाटे में तो हैं देखिए ये। कि फिलहाल IRFC अगर देखें तो अप्रैल का जो स्विंग लोज है अराउंड 133 134, तो वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है। आज के सत्र में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट इन द नियर टर्म एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबली अपना जो 200 DMA है 160 के आसपास, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 130 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 160 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे चार्ट्स को वापस रीचेक करना होगा। ठीक है, तो ये है नज़रिया फिलहाल नज़र आता हुआ। हमारे एक दर्शक हैं सुशील पटेल, और इन्होंने कुछ स्टॉक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स उन्होंने राय मांगी है, और ये भी कहा है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन सारे स्टॉक्स पे तो हम राय नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने गेल जो है वो 221 के भाव पे ख़रीदा हुआ है। इसके अलावा IOC इन्होंने 147 रुपये के भाव पे ख़रीदा हुआ है। नैल्को 144 के भाव पे ख़रीदा है। ये तीनों स्टॉक पे ज़रा राय दीजिए। गेल, इसके अलावा IOC और इसके साथ ही नैल्को, इन स्टॉक्स पर ज़रा तेजस बताएं क्या नज़रिया बन रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। देखिए, ये तीनों पिक में से फेवरेट हमारा नैल्को है। हमने हमारे दिवाली पिक्स में रिकमेंड किया है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक में मेरे हिसाब से कोई करेक्शन आता है 200-210 के बीच में, तो मेरे हिसाब से पोजिशनली और ऐड कर सकते हैं 180 के स्टॉप लॉस से। हम लोग का 1 साल के नजरिए से हमें लग रहा है ये स्टॉक 275 से लेके 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, या तो डिप में अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। IOC की हम बात करें तो IOC का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। स्टॉक ने एक
इसकी जो सपोर्ट है 140 का, वहां से सपोर्ट लेके थोड़ी सी पुल बैक रैली दिखाई है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। यहाँ से अगर कोई रैली मिलती है करीबन 160 के करीबन, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक फ्रेश बिकवाली आ सकती है। तो अभी ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य रहेगा 160 से लेके 165 का। और गेल की हम बात करें तो गेल का स्ट्रक्चर लंबे नजरिए से काफी अच्छा है। स्टॉक अभी एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, जो अपनी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये स्टॉक में मुझे लंबी अवधि से लग रहा है कि यहाँ से भी स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में ये स्टॉक 230 से लेके 235 तक से भी जा सकता है। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 190। तो ये है राय आपके स्टॉक पर। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक पर बुलिश नजरिया, लेकिन नैल्को जो है वो फेवरेट पिक का नजर आती हुई तेजस जी की।